सर्कल डायग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए इंडक्शन मोटर के सर्कल डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए नो लोड टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट से प्राप्त डेटा का यूज करते हैं। स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट से प्राप्त डेटा का यूज करते हैं। ठीक है, नो लोड टेस्ट पढ़ चुके हो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ चुके हो। अब ये स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट क्या है? तो ये कुछ नहीं है, ये सिंपल एक अमीटर वोल्ट मीटर टेस्ट होता है जिसके द्वारा स्टेटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम वहां पे मेजर करते हैं। स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज को मेजर करते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, उस अमीटर वोल्ट मीटर मेथड को क्या बोलते हैं, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, बस वो एक सिंपल सा टेस्ट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पैराग्राफ चेंज रखें। नो लोड टेस्ट से क्या मिला था आपको, आई नॉट एंड फाई नॉट। नो लोड टेस्ट से आई नॉट एंड फाई नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। यह आई नॉट अप्लाइड वोल्टेज V से, यह आई नॉट अप्लाइड वोल्टेज V से फाई नॉट एंगल से लैग करती है। तो आपको स्टार्टिंग बताया था कि सर्कल डायग्राम में ये जो y एक्सिस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है, कौन सी वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज टू द स्टेटर। तो स्टेटर की ये अप्लाइड वोल्टेज को यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में। और ये जो एक्सिस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो करंट के मैग्नीट्यूड को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा अभी कि यहाँ पे एक करंट है जिस करंट को बोला गया आई नॉट। तो ये जो आई नॉट करंट है ये इस वोल्टेज से क्या करेगी, फाई नॉट एंगल से क्या करेगी, लैग करेगी। ठीक है, तो जब सर्कल डायग्राम स्टार्ट किए थे समझाना, तो उस समय बताया था आपको कि सर्कल डायग्राम में कंस्ट्रक्ट करते समय ये करंट जो है आई नॉट करंट, ये ऑलवेज फ्लो होने वाली करंट है। ठीक है, ये हमेशा फ्लो होगी, 24 घंटे फ्लो होगी। जब भी आपका जो मोटर है वो सप्लाई से कनेक्ट होगी तो ये फ्लो होते रहेगी। आपकी मोटर 24 घंटे कनेक्ट है सप्लाई से, तो ये 24 घंटे फ्लो होते रहेगी आई नॉट। ठीक है ना। लेकिन इस समय लोड करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी वो डिपेंड करेगा किस पे, लोड पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आई। तो इतनी करंट हमेशा फ्लो होती है। और ये करंट क्यों फ्लो होती है, क्योंकि मोटर में नो लोड लॉसेस होते हैं। उन नो लोड लॉसेस को ओवरकम करने के लिए ही ये नो लोड करंट फ्लो होती है, जो वोल्टेज V से क्या करेगी, फाई नॉट एंगल से लैग करेगी। आई बात समझ में इतना सबको। ठीक है, दूसरा पढ़े थे कि यहाँ पे जब रोटर में करंट फ्लो होती है, रोटर करंट I2 फ्लो होती है, तो यहाँ पे जो डायामीटर ऑफ सर्कल डायग्राम होता है, वो डायामीटर ऑफ सर्कल डायग्राम कैसा होता है, ठीक है, इस एक्सिस के पैरेलल, करंट एक्सिस के पैरेलल, जो किसको इंडिकेट करता है, रोटर करंट को, है ना, रोटर करंट को बताता है। तो मैक्सिमम रोटर करंट याद आ रहा है क्या होती है, बताओ मैक्सिमम रोटर करंट क्या होती है। मैक्सिमम रोटर करंट क्या होती है, तो आपको बताया था मैक्सिमम रोटर करंट I2 की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन, यही होती है जो किसको डिटरमाइन करती है, डायामीटर ऑफ सर्कल को डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो ये जो है ये डायामीटर ऑफ क्या होगा, सर्कल होगा, जो रोटर की मैक्सिमम करंट के मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, और वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के कैसी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। आई बात समझ में। तो इतना समझ में आया।
अब इसके बाद में नेक्स्ट लिखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट से शॉर्ट सर्किट करंट with normal voltage, short circuit current with normal voltage and short circuit power factor angle की वैल्यू को फाइंड करते हैं, इसे वेक्टर OA के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो यदि अपन देखें कि जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उस समय, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए थे ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय, ठीक है, वोल्टेज और करंट की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं। यदि मान लीजिए वोल्टेज को शो कर रहा है, ठीक है, और ये करंट को शो कर रहा है, तो अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसे मिली जिसको क्या बोला आपने यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यदि अपन देखेंगे कि ये नॉर्मल वोल्टेज है, ठीक है, ये कैसी वोल्टेज है, नॉर्मल वोल्टेज है, तो इस नॉर्मल वोल्टेज के समय में कितनी शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पे फ्लो होगी, तो उस शॉर्ट सर्किट करंट को क्या बोलते हैं अभी अपन, नॉर्मल शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। तो उस नॉर्मल शॉर्ट सर्किट करंट के मैग्नीट्यूड को यहाँ पे इस प्रकार से हम यहाँ पे शो करेंगे। तो ये है O और ये क्या है A, तो ये OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड टू स्टेटर। बात समझ में आई। तो ये जो करंट है ये वोल्टेज से क्या करेगी, तो ये वोल्टेज से लैग करेगी, तो कितने डिग्री से लैग करेगी, तो ये φs एंगल से लैग करेगी, ठीक है। तो इस करंट का नाम क्या है, इस करंट का नाम है ISN, शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई। आई बात समझ में। अब यदि अपन देखें कि इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, ठीक है, ये अपनी क्या होगी, देखिए इतनी तो करंट नो लोड करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो ये जो ISN फ्लो हो रहा है ये कहां पे फ्लो हो रहा है, स्टेटर में फ्लो हो रही है। ISN कहां फ्लो हो रही है, स्टेटर में कि रोटर में, बोलो ISN कहां फ्लो हो रही है, ये जो ISN फ्लो हो रही है कहां फ्लो हो रही है, कहां लगाए थे अमीटर, कहां लगा के मेजर किए थे, स्टेटर के टर्मिनल पे ना, तो स्टेटर में फ्लो होगी ना शॉर्ट सर्किट करंट, तो स्टेटर की मेजर की है ना, रोटर की थोड़ी मेजर की है। तो ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है ये कहां फ्लो हो रही है, स्टेटर में, ठीक है। तो स्टेटर में इतनी करंट फ्लो हो रही है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, ठीक है। तो ये करंट किसके इक्वल होगी, तो नो लोड करंट प्लस क्या होगा, I2 डैश, है ना। स्टेटर की करंट क्या होती है, नो लोड करंट प्लस I2 डैश होती है। यदि आपको बोला जाए कि भाई I1 क्या होती है, ठीक है, I1 क्या होती है, तो I1 क्या होती है, ठीक है, नो लोड करंट प्लस क्या होती है, I2 डैश। तो I1 कहां फ्लो होती है, स्टेटर में, ये कहां फ्लो हो रही है, स्टेटर में फ्लो हो रही है। तो जब ये भी स्टेटर में फ्लो हो रही है तो ये किसके इक्वल होगी, I0 प्लस क्या होगा, I2 डैश के इक्वल होगी। बात समझ में आई। तो यदि अपन देखें ये तो I0 है और ये क्या होगा यहाँ पे, I2 डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, I2 डैश। तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, ठीक है, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगी, ISN होगी। बात समझ में आ गई सबको। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। कौन सी करंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, कि यदि शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में स्टेटर में नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई करने पर इतनी करंट फ्लो होगी, और ठीक उस समय रोटर में कितनी करंट फ्लो होगी,
तो वो करंट का मैग्नीट्यूड ये रहेगा। आई बात समझ में? सबको समझ में आया? तो ये हमको क्या मिल गई? करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिल गया कि स्टेटर और रोटर में शॉर्ट सर्किट कंडीशन में कितनी करंट फ्लो होगी। क्लियर है? इतना सबको समझ में आया? उसके बाद में आगे लिखिएगा वेक्टर O डैश A, वेक्टर O डैश A, वेक्टर O डैश, इसको क्या माने हैं? O डैश, और ये क्या है? A। वेक्टर O डैश A रोटर करंट I2 डैश, रोटर करंट I2 डैश की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। रोटर करंट I2 डैश की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? तो I2 डैश की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सर्कल के सेंटर पॉइंट कैपिटल C को फाइंड करने के लिए O डैश A का एंगल बाइसेक्टर यानी लंब अर्धक रेखा ड्रॉ करेंगे। ठीक है? बात समझ में आई? तो ये जो O डैश A है ये क्या है? I2 है, I2 डैश है ना, रोटर करंट है, I2 डैश रिफर टू प्राइमरी। अब इसका क्या लेना है? लंब अर्धक लेना है। तो किसी का भी लंब अर्धक कैसे लेते हो? तो ये जो लाइन है इसका एक तो लंब रहेगा और इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो जो O डैश है और A है इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, सेंटर पॉइंट से एक लंब खींचेंगे, इधर 90 डिग्री इधर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है? तो यहां पे देखिए ये लेंथ है इसकी, इसका ये सेंटर पॉइंट ले लीजिए, इस सेंटर पॉइंट से एक ऐसा लंब खींचिए, इधर 90 डिग्री होगा इधर भी 90 डिग्री होगा, तो एक ऐसा लंब डालिए तो वो लंब यहाँ पे आएगा। बात समझ में? हो सकता है अपने को मेरा लंब सही नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या है इधर तिरछा खड़ा होने से चेंज हो जाता है, वो सामने खड़े होके ड्रॉ करते हैं। तो ये जो है ये वैल्यू कहाँ पे आएगी? इस पॉइंट पे यहाँ पे आएगी। ठीक है? तो यहाँ पे आएगी तो ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। अब यहाँ पे डिवाइडर को रखिए और डिवाइडर को यहाँ पे रख के, ठीक है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी और यहाँ से एक क्या करोगे? ऐसा सर्कल को ड्रॉ करोगे। तो यहाँ से इस प्रकार से क्या करेंगे? एक सर्कल जो है उस सर्कल को यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से जो सर्कल है उस सर्कल को हमने क्या किया? यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो ये क्या बन गया अपना? ये सर्कल डायग्राम बन गया। तो ये इस सर्कल का क्या होता है? सेंटर होता है। आई बात समझ में? उसके आगे लिखिए यह लंब अर्धक रेखा O डैश D को पॉइंट C पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है या इंटरसेक्ट करती है। यह पॉइंट C सेंटर ऑफ सर्कल होता है। यह पॉइंट C सेंटर ऑफ सर्कल होता है। इतना समझ में आया? तो क्या कर लेंगे? सर्कल को क्या करोगे? अब यहां पे ड्रॉ कर लोगे। ठीक है? अब उसके बाद में ये जो O डैश A लाइन है, ये O डैश A लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं? आउटपुट लाइन। क्या बोलते हैं उसको? आउटपुट लाइन। तो उसमें नोट करिए आगे O डैश A लाइन आउटपुट लाइन कहलाती है। O डैश A लाइन आउटपुट लाइन कहलाती है। तो यहां से इस आउटपुट लाइन से क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ऐसा क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर इसको यहां पे ये क्या शो करेगा?
तो ये फिक्स्ड लॉस को शो करेगा। जो लाइन है ये क्या बताएगी, यहाँ पे फिक्स्ड लॉसेस को बताएगी। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे कि जो रोटर है और स्टेटर है, रोटर और स्टेटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो रोटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, स्टेटर का रेजिस्टेंस आपको पता है, तो रोटर और स्टेटर के कॉपर लॉस जो होते हैं उनके कॉपर लॉस को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, उनके कॉपर लॉस को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे अपन देखेंगे रोटर का कितना कॉपर लॉस है, स्टेटर का कितना कॉपर लॉस है, और यहाँ पे एक पॉइंट क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये O डैश है इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐड करेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क लाइन। इसको क्या बोलेंगे, टॉर्क लाइन। तो ये टॉर्क लाइन जो है ये शो करती है कि ये क्या है, स्टेटर कॉपर लॉस है, और ये क्या शो कर रही है यहाँ पे, रोटर कॉपर लॉस है। क्या है, रोटर कॉपर लॉस है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आता है कि स्टेटर कॉपर लॉस एंड रोटर कॉपर लॉस को कौन सी लाइन सेपरेट करती है, अलग अलग करती है, तो वो कौन सी लाइन होती है, टॉर्क लाइन। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, टॉर्क लाइन। तो इस तरह से जो सर्कल डायग्राम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताया था कि सर्कल डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, अपने को डेटा रिक्वायर्ड होता है, और वो डेटा हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक टेस्ट किया था, नो लोड टेस्ट। तो उस नो लोड टेस्ट से डेटा प्राप्त होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है, उससे डेटा प्राप्त होता है, और एक रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, उससे डेटा प्राप्त होता है। तो ये 3 टेस्ट करते हैं। इन 3 टेस्ट के द्वारा हमको जो डेटा प्राप्त होता है उस डेटा का यूज सर्कल डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किया जाता है। आई बात समझ में? अब हमको यहाँ पे जो डेटा प्राप्त होता है उसकी हेल्प से सर्कल डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबको पता है कि ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये एक्सिस वोल्टेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कि स्टेटर को जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस अप्लाइड वोल्टेज को ये एक्सिस यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी। आई बात समझ में सबको? तो ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वोल्टेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा, ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करती है, करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। तो आपको बताया था कि जो नो लोड टेस्ट करते हैं उस नो लोड टेस्ट से हमको क्या डेटा प्राप्त होता है, तो नो लोड टेस्ट से हमको यहाँ पे मिलती है एक करंट, और उस करंट को क्या बोलते हैं, आई नॉट। ठीक है, तो ये जो है ये करंट है आई नॉट, जो अपने रिस्पेक्टिव वोल्टेज से क्या करती है, फाई नॉट एंगल से लैग करती है ना। तो ये डेटा हमको कहाँ से मिला था, नो लोड टेस्ट से मिला था। तो नो लोड टेस्ट से नो लोड करंट मिली थी आई नॉट। ठीक है, और दूसरा नो लोड पावर फैक्टर एंगल, तो जो करंट है वो वोल्टेज से क्या करेगी, फाई नॉट एंगल से लैग करेगी। इतना समझ में आया? अब दूसरा पढ़े थे, इसके पहले जब स्टार्ट किए थे सर्किल डायग्राम तो अपन पढ़े थे कि यहाँ पे जो सर्किल डायग्राम होता है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन किसको शो करती है, तो ये करंट की वैल्यू को यहाँ पे शो करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट था उस शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या मेजर किए थे, क्या डिटरमाइन किए थे, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा जो शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड, बात समझ में आ रही है, तो शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड एंड पावर फैक्टर इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ये 2 वैल्यू हमको प्राप्त हुई थी। तो यदि देखेंगे कि यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड है, आई बात समझ में, और दूसरा यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर एंगल है। तो ये जो करंट है इस करंट को क्या बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड, ISN। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड।
तो जैसे कि हम जानते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है, इस 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर की करंट होती है, ठीक है, वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की करंट के सिमिलर होती है। तो स्टेटर की जो करंट होती है वो क्या होती है, तो ये आई नॉट और आई टू डैश इन दोनों का वेक्टर सम होती है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो ISN है, शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड है, तो ये जो शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये कौन सी करंट है, स्टेटर करंट है। तो ये स्टेटर करंट है, तो ये ISN है, तो ISN जो है ये क्या है, स्टेटर करंट है। तो ये भी कैसे कंसिस्ट हुई होगी, तो ये आई नॉट प्लस आई टू डैश का वेक्टर सम होगी। तो अपने पास में ISN का वेक्टर है, नो लोड करंट का वेक्टर है, तो ISN जो है ये आई नॉट और आई टू डैश का क्या होगी, वेक्टर सम। तो यहाँ पे एक करंट हमको यहाँ पे मिलेगी और उस करंट को क्या बोलेंगे, आई टू डैश, ठीक है। तो ये जो करंट है ये करंट क्या कहलाएगी, यहाँ पे आई टू डैश कहलाएगी। आई बस में, तो ये आई टू डैश किस कंडीशन में फ्लो हो रही है, तो ये आई टू डैश उस कंडीशन में फ्लो हो रही है, ठीक है, जब ये आई टू डैश किस कंडीशन में फ्लो हो रही है, तो ये आई टू डैश उस कंडीशन में फ्लो हो रही है जब रोटर की जो करंट होगी आई टू डैश, ठीक है, ये किस कंडीशन में फ्लो हो रही है, तो ये उस कंडीशन में फ्लो हो रही है कि जब हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो करंट होती है ये मैक्सिमम करंट ऑफ क्या होती है, इंडक्शन मोटर होती है। इंडक्शन मोटर में इससे ज्यादा कभी भी करंट फ्लो नहीं हो सकती है। हो सकती है क्या बताओ, इंडक्शन मोटर में इससे ज्यादा करंट फ्लो हो सकती है क्या? किसी भी सर्किट में मैक्सिमम करंट कब फ्लो होती है, जब उस सर्किट को शॉर्ट कर दिया गया हो। तो ये कौन सी करंट है, तो जब रोटर को शॉर्ट कर दिया गया है, यानी कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, रोटर क्या है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो यदि सेकेंडरी को शॉर्ट कर दिए हैं और प्राइमरी में रेटेड वोल्टेज अप्लाई किए हैं, तो इस समय प्राइमरी में सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगी। इससे ज्यादा करंट फ्लो हो सकती है क्या? कभी भी नहीं फ्लो हो सकती है। तो ये मैक्सिमम करंट ऑफ क्या है, प्राइमरी है, मीन्स ये मैक्सिमम करंट ऑफ क्या है, इंडक्शन मोटर है। इससे ज्यादा करंट किसी भी कंडीशन में इंडक्शन मोटर में फ्लो नहीं हो सकती है। तो जब ये मैक्सिमम करंट इंडक्शन मोटर की है तो ये रोटर की मैक्सिमम करंट होगी, ठीक है। और नो लोड करंट तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। आई बात समझ में सबको? तो यहाँ पे ये जो लाइन है आई टू डैश, इसको क्या कहते हैं, आउटपुट लाइन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आउटपुट लाइन। तो इसको नॉमिनेट करते हैं, इसको यहाँ पे ओ, ठीक है, ये पॉइंट जो है इसको बोलते हैं यहाँ पे ओ डैश, ठीक है। तो यदि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आई टू डैश है, इस आई टू डैश को क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो इस आई टू डैश को बोलते हैं आउटपुट लाइन। क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट लाइन बोलते हैं। अब हमको सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, तो सर्कल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर्किल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको इसका जो आउटपुट लाइन है, इस आउटपुट लाइन का, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। एंगल बाइसेक्टर यानी कि लंब अर्धक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर या लंब अर्धक क्या होता है कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, इस पे लंब होगा और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यदि हम इसका लंब अर्धक यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, इसका यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पे लंब अर्धक लेते हैं, तो वो लंब अर्धक इस प्रकार से आएगा। बात समझ में आ रही है? तो यदि हम इसका लंब अर्धक लेते हैं तो वो लंब अर्धक हमको इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को पॉइंट सी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये जो पॉइंट सी है वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल कहलाएगा। आई बात समझ में? तो इस सेंटर ऑफ सर्कल पे डिवाइडर को रखेंगे और यहाँ पे जो सर्कल है उस सर्कल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सर्कल को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो सर्कल होगा उस सर्कल को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। आई बात समझ में? समझ में आया सबको कि इस प्रकार से जो सर्कल होता है उस सर्कल को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ये सर्कल है, इस सर्कल को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया, ये सर्कल को इस प्रकार से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ऐसा। तो ये अपना क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यदि यहां से अपन क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं ऐसा, तो ये परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर जो लाइन है, ठीक है, ये कंपोनेंट ऑफ क्या है, करंट है। अब वो किसके इन फेज में होगा, वोल्टेज के इन फेज में होगा। ठीक है, करंट के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। तो यदि हम बोल रहे हैं कि ये करंट है ऐसा, ये वोल्टेज है, ठीक है, और ये क्या है, करंट है, ये वोल्टेज है, ये करंट है। ठीक है, तो इस करंट के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट क्या होता है, इन फेज कंपोनेंट होता है, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, क्वाड्रेचर कंपोनेंट होता है कि नहीं। तो इन फेज कंपोनेंट जो होता है वो किसको शो करता है, पावर को शो करता है, एनर्जी को शो करता है। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे कि जो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी वो वोल्टेज के इन फेज में है, और वो किसको शो करती है यहाँ पे, तो इंडक्शन मोटर की पावर को शो करेगी, है ना, उसकी एनर्जी कंपोनेंट्स को शो करेगी। तो यदि हम देखें यहाँ पे कि जैसे ये करंट है, ये करंट क्या दिख रही है आपको, नो लोड करंट दिख रही है। ठीक है, यदि देखें कि ये वोल्टेज है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे नो लोड करंट है, आई नॉट है। ठीक है, अब ये जो आई नॉट करंट है, ये आई नॉट करंट मोटर में क्यों फ्लो हो रही होगी, इसका एंगल कितना है ये, तो इसका एंगल ये है फाई नॉट है। अब ये जो आई नॉट करंट है ये मोटर में क्यों फ्लो हो रही होगी, ठीक है, तो इस समय मोटर क्या कर रही होगी, पावर ड्रॉ कर रही होगी। तो इस समय मोटर कितनी पावर ड्रॉ कर रही होगी, तो मोटर वी आई नॉट, ठीक है, कॉस फाई नॉट इतनी पावर ड्रॉ कर रही होगी। तो ये पावर किसके लिए ड्रॉ कर रही होगी, तो नो लोड लॉसेस को ओवरकम करने के लिए। तो यदि अपन यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन डालें, ये परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा वो वेक्टर इस वोल्टेज के इन फेज में होगा, और ये किसका वेक्टर होगा, करंट का वेक्टर होगा, वोल्टेज के इन फेज में। तो ये क्या शो करेगा, पावर की वैल्यू को शो करेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इस करंट के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा। ठीक है, तो जो इस करंट का कंपोनेंट वोल्टेज के इन फेज में है वो है वी आई कॉस फाई है। ठीक है, और वो क्या शो कर रहा है, पावर को। इसको उठा के इधर लगा देते हैं, पैरेलल में वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस वेक्टर को उठा के इधर इधर शिफ्ट कर दिए। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, कि ये मोटर नो लोड के समय में कितनी पावर ड्रॉ कर रही है। तो नो लोड की कंडीशन में मोटर जो ये पावर ड्रॉ कर रही है, ये पावर क्यों ड्रॉ कर रही है, तो नो लोड लॉसेस को ओवरकम करने के लिए ये पावर ड्रॉ कर रही है। तो नो लोड की कंडीशन में मोटर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, तो नो लोड की कंडीशन में मोटर में एक होगा फ्रिक्शन लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होगा, स्टेटर में आयरन लॉस होगा, स्टेटर आयरन लॉस होगा, एंड स्मॉल क्या होगा यहाँ पे, कॉपर लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि कॉपर लॉस को नेग्लेक्ट मान लें तो क्या बच गया, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस एंड स्टेटर आयरन लॉस। तो वो लॉस कैसे होते हैं, फिक्स्ड लॉस होते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, यहाँ पे फिक्स्ड लॉस को शो कर रही है। तो यदि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या शो करेगा, मोटर के जो नो लोड लॉसेज हैं उनको शो करेगा, और नो लोड लॉसेज जो होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, फिक्स्ड लॉसेज होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइन जो है ये किसको शो कर रही है, यहाँ पे फिक्स्ड लॉस को शो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, तो ये मोटर की टोटल इनपुट पावर को शो कर रही है। किस कंडीशन में, जब करंट कितनी फ्लो हो रही है, उसमें ISN करंट फ्लो हो रही है। बात समझ में आई। तो यदि अपन देखें इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये वोल्टेज है V, और ये करंट है यहाँ पे कौन सी, ISN है, ये करंट ISN है, और ये इसका क्या है, पावर फैक्टर एंगल है। बात समझ में आई। तो इस करंट के भी 2 कंपोनेंट होंगे ना, इस करंट के भी कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट। एक होगा इसका एक्टिव कंपोनेंट जो वोल्टेज के इन फेज में होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, रिएक्टिव कंपोनेंट होगा। तो जो वोल्टेज के इन फेज में कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है, उसका वेक्टर यहाँ पे आएगा। ठीक है,
और ये किसको शो करेगा यहाँ पे, इसकी टोटल इनपुट पावर को यहाँ पे शो करेगा जो यूजफुल वर्क कर रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, जो क्या कर रही है, यूजफुल वर्क कर रही है। ठीक है, तो यूजफुल वर्क क्या हो रहा है, तो यूजफुल वर्क का मतलब होता है लॉसेस, वॉट में मेजर करते हैं, तो ये आपका एक तो फिक्स लॉस हो जाएगा। और बची हुई पावर क्या कर रही होगी, तो जब अपनी मोटर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में है ना, ब्लॉक रोटर टेस्ट है ये, है ना, कौन सी करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड है। तो जब अपनी मोटर का रोटर शॉर्ट सर्किट होगा तो उस समय उसमें कौन सी करंट यहाँ पे फ्लो हो रही होगी, तो उसमें शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रही होगी। तो उस समय स्टेटर और रोटर में क्या हो रहा होगा, कॉपर लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो यदि अपन देखें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस के साथ में स्टेटर आयरन लॉस कहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। अब रिमेनिंग कौन सा लॉस बचा, तो बचा वहां पे कॉपर लॉस। तो यहां से यहां तक की जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, टोटल कॉपर लॉस ऑफ इंडक्शन मोटर को शो कर रही है। ठीक है, तो अब अपने को टोटल कॉपर लॉस पता है कि टोटल कॉपर लॉस कितना है। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, टोटल कॉपर लॉस के इक्वल है। अब जब आपको टोटल कॉपर लॉस पता है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे कि अपनी जो मोटर है, अपनी मोटर का रोटर कैसा है, तो अपनी मोटर का रोटर है स्लिप रिंग रोटर है, फेज बाउंड रोटर है। तो अपन क्या कर सकते हैं, जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उस स्टेटर वाइंडिंग में उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस टेस्ट पढ़े है ना, तो उस रेजिस्टेंस टेस्ट से क्या पढ़ते हैं अपन, स्टेटर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमको पता है पर फेज का। ठीक है, तो स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज आपको पता है। उसके बाद में रोटर में भी क्या किया, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, तो रोटर के पर फेज के रेजिस्टेंस को भी क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो रोटर का भी यानी सेकेंडरी R2 यानी सेकेंडरी, तो रोटर के पर फेज का रेजिस्टेंस भी हमको पता है। आई बात समझ में। अब हमको ये भी पता है कि यहाँ पे कितनी करंट रोटर में फ्लो हो रही है, तो रोटर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2 डैश, तो इसको I2 डैश के स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो I स्क्वायर R क्या हो जाएगा, रोटर कॉपर लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब जब टेस्ट करते हैं तो अपन क्या करते हैं, जब इस करंट को मेजर करते हैं, ये करंट को, तो अपन क्या करते हैं, वहां पे अमीटर लगाते हैं ना, या फिर इस करंट को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये करंट भी हमको पता है, तो स्टेटर की करंट हो जाएगी, स्टेटर की करंट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, स्टेटर कॉपर लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो टोटल कॉपर लॉस है, इस टोटल कॉपर लॉस को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग। ठीक है, तो कैसे टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो रोटर और स्टेटर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के द्वारा उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो कॉपर लॉस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन होती है इस लाइन को बोलते हैं टॉर्क लाइन। बात समझ में आ रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, टॉर्क लाइन। तो ये जो टॉर्क लाइन है, ये टॉर्क लाइन इस टोटल कॉपर लॉस को क्या कर रही है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉपर लॉस को, स्टेटर कॉपर लॉस और रोटर कॉपर लॉस को कौन सेपरेट करता है, कौन सी लाइन सेपरेट करती है, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, टॉर्क लाइन बोलते हैं। तो टॉर्क लाइन हमको यहाँ पे सेपरेट करके देगी, ये होगा यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस, ये होगा यहाँ पे स्टेटर कॉपर लॉस। ठीक है, और ये जो है ये लॉस क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड लॉस है, इसको क्या बोलेंगे अपन, फिक्स्ड लॉस। और ये फिक्स्ड लॉस किसके इक्वल होता है, जो नो लोड लॉसेस होते हैं उसके इक्वल होता है। और नो लोड में फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस एंड स्टेटर आयरन लॉस होता है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो जब अपन देखेंगे कि जो अपनी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, उसमें शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पे फ्लो होगी ISN, तो वो जो इनपुट पावर यहाँ पे ड्रॉ कर रही होगी, वो इनपुट पावर क्या कर रही होगी, तो इन लॉसेस को ओवरकम कर रही होगी, रोटर कॉपर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस, और रोटर में जो अपनी मोटर है उसमें जो ये फिक्स्ड लॉस हो रहे होंगे। ठीक है, तो समझ में आया सबको। इस लाइन को क्या बोलेंगे, जो I2 डैश को शो कर रहा है इसको बोलेंगे आउटपुट लाइन, इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट लाइन। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, टॉर्क लाइन। तो टॉर्क लाइन क्या करती है, तो टॉर्क लाइन स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉस को सेपरेट करती है। तो इस प्रकार से इस सर्कल डायग्राम को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया। अब इसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, एनी वैल्यू ऑफ लोड करंट,
लोड करंट की किसी भी वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं, अपन मोटर के लॉसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर फैक्टर को, ठीक है, तो सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं और इंडक्शन मोटर की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे उसको आगे देखेंगे, पहले इसको नॉमिनेट कर लेते हैं और नॉमिनेशन के बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में क्योंकि फिर उसमें और जब वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा आपको वेक्टर, है ना, सर्किल डायग्राम आपको फिर कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा, फिर आपको वो समझ में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। तो 2 सर्किल डायग्राम बना लीजिएगा, पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा, एक बार मैं इसको नॉमिनेट करता हूँ, फिर उसके बाद में इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया O, ये हो गया O डैश, ये है यहाँ पे P, ठीक है, इसको यहाँ पे बोलेंगे A, ये है E, F एंड G, ये पॉइंट है D, और तो कोई पॉइंट नहीं है। इस लाइन को क्या बोलेंगे, आउटपुट लाइन, तो यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, ठीक है, O डैश A, इसको बोलते हैं आउटपुट लाइन, O डैश E इसे कहते हैं टॉर्क लाइन, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, टॉर्क लाइन। तो इन दोनों लाइन को यहाँ पे नोट करके रखिए। ठीक है, इस सर्किल डायग्राम को अब आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे कि एनी वैल्यू ऑफ लोड करंट पर कैसे परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हो गया, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो सब इसका, ले लिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना उसको। ठीक है, तो इसमें अपन कुछ लिखे थे कल, है ना, कुछ लिख चुके थे, कहां तक लिखे थे लास्ट बताओ, लास्ट लास्ट दिखाओ। सेंटर ऑफ सर्किल कहलाती है ना, O डैश A लाइन आउटपुट लाइन कहलाती है। एक मिनट इन लोगों को बता देता हूं। तो देखिए मिला लीजिए, कल कहां तक लिखे थे, तो कल आपको लिखवाया था यह पॉइंट C, यह पॉइंट C,
ठीक है। तो इसमें देखिए यह पॉइंट सी क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल होता है। उसके आगे लिखे थे ओ डैश ए लाइन, आउटपुट लाइन कहलाती है। वो देखो लिखा भी ऊपर में ओ डैश ए लाइन जो है वो क्या कहलाती है, आउटपुट लाइन कहलाती है। तो इतना कल लिख चुके थे, उसी के आगे और कंटिन्यू करेंगे। उसमें लिखिएगा आगे वोल्टेज वेक्टर वर्टिकल होता है, वोल्टेज वेक्टर वर्टिकल होता है। सभी वर्टिकल डिस्टेंस, ऑल वर्टिकल डिस्टेंस, सभी वर्टिकल डिस्टेंस एक्टिव या पावर कंपोनेंट ऑफ करंट को, एक्टिव या पावर कंपोनेंट ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिव या पावर कंपोनेंट ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी बताया था कि रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी बताया था आपको कि वर्टिकल को अपन क्या लिखते हैं, आई कॉस फाई। आई कॉस फाई क्या होता है, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, तो सभी जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो वर्टिकल डिस्टेंस क्या शो करेगा, वहां पे आई कॉस फाई को शो करेगा, यानी कि एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट को शो करेगा। ठीक है, जैसे नो लोड करंट ओ ओ डैश, नो लोड करंट क्या है यहाँ पे, ओ से लेके ओ डैश तक है। तो नो लोड करंट ओ ओ डैश का वर्टिकल कंपोनेंट ओ डैश पी, का वर्टिकल कंपोनेंट ओ डैश पी, ये देखिए यहाँ पे ओ डैश पी वर्टिकल कंपोनेंट है, ओ डैश पी नो लोड इनपुट पावर को, नो लोड इनपुट पावर को रिप्रेजेंट करता है, नो लोड इनपुट पावर को रिप्रेजेंट करता है। यह पावर कोर लॉस, यह पावर कोर लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस एंड स्मॉल अमाउंट में स्टेटर कॉपर लॉस को शो करती है, स्मॉल अमाउंट में स्टेटर कॉपर लॉस को शो करती है। या सप्लाई करती है, सप्लाई करती है लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्मॉल अमाउंट में स्टेटर कॉपर लॉस सप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, इसी प्रकार वर्टिकल कंपोनेंट ए जी, वर्टिकल कंपोनेंट कैपिटल ए कैपिटल जी, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे ए जी वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ए जी ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट ओ ए,
शॉर्ट सर्किट करंट ओ ए, ठीक है। तो बोर्ड पे भी देखते जाइए, शॉर्ट सर्किट करंट कौन सी है, यहाँ पे ओ ए है। तो इस शॉर्ट सर्किट करंट ओ ए का क्या है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। is proportional to the is proportional to the motor input is proportional to the motor input on short circuit motor input on short circuit, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या बता रहा है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में मोटर कितनी इनपुट पावर ड्रॉ कर रही है, ठीक है, उसको ये बताएगा। जैसे नो लोड के समय में कितनी इनपुट पावर ड्रॉ कर रही है ये बता रहा है, वैसे शॉर्ट सर्किट के समय में कितनी इनपुट पावर ड्रॉ कर रही है वो एजी कंपोनेंट वहां पे बताएगा, ठीक है। उसके बाद में पैराग्राफ चेंज लिखिए, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसमें लिखिए वह लाइन जो वह लाइन जो स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉस को वह लाइन जो स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉस को सेपरेट करती है, अलग करती है। वह लाइन जो स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉस को सेपरेट करती है, अलग करती है, टॉर्क लाइन कहलाती है। टॉर्क लाइन कहलाती है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे अपन देखें कि जो स्टेटर कॉपर लॉस है वो क्या है यहाँ पे EF, और रोटर कॉपर लॉस क्या है यहाँ पे AE। तो यहाँ पे टॉर्क लाइन कौन सी है, O-E, ठीक है। कौन सी है, यहाँ पे लिखा है देखो बोर्ड पे O-E। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन क्या कहलाती है, टॉर्क लाइन यहाँ पे कहलाती है, ठीक है। तो यदि अपन देखेंगे कि यहाँ पे जो AE है, ठीक है, और EF है, ये किसका रेशियो होगा, तो ये यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस, ठीक है, और दूसरा क्या है, स्टेटर कॉपर लॉस। तो इसका ये रेशियो है। तो AE और EF का जो रेशियो है किसके इक्वल है, रोटर एंड स्टेटर कॉपर लॉस के इक्वल है। और इनको कौन डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे टॉर्क लाइन इसको डिवाइड करती है, ठीक है। तो जैसे आपको अभी बताया कि यदि आपको रोटर कॉपर लॉस की वैल्यू को निकालनी है, तो रोटर कॉपर लॉस कैसे निकालेंगे, तो रोटर करंट का स्क्वायर, ठीक है। रोटर करंट का स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पे जो ये I2 डैश है, ठीक है, ये कौन सी करंट होगी, वहां पे रोटर करंट होगी। तो रोटर करंट का स्क्वायर, ठीक है, इनटू रोटर का रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, रोटर कॉपर लॉस। स्टेटर कॉपर लॉस क्या होगा, स्टेटर करंट यानी प्राइमरी करंट का स्क्वायर इनटू स्टेटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और अपने को पता है कि I1 अपॉन I2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के इक्वल होती है। तो इसलिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि R2 अपॉन R1 की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन के स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा R2 बाई के स्क्वायर बाई R1। और R2 बाई के स्क्वायर मतलब क्या होता है, तो अपन पढ़े थे ना, सेकेंडरी के पैरामीटर्स को प्राइमरी में शिफ्ट करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, के स्क्वायर से। तो रोटर के रेजिस्टेंस को जब के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो उसको क्या लिखते हैं, फिर R2 डैश लिखते हैं। तो R2 डैश क्या हो गया, रोटर रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी, है ना, इक्विवेलेंट रोटर रेजिस्टेंस रिफर टू क्या हो जाता है, प्राइमरी, अपॉन क्या हो गया, R1 यानी कि स्टेटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि यदि हमको इनकी वैल्यू पता है तो क्या कर सकते हैं, रोटर और स्टेटर कॉपर लॉस को यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। बात समझ में आई सबको। तो इसको क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट रोटर रेजिस्टेंस पर फेज है, और ये क्या है, स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रोटर रेजिस्टेंस पर फेज
अपॉन क्या है, स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो इसको आपको याद रखना है ना। तो क्या याद रखना है कि एक तो टॉर्क लाइन किसको सेपरेट करती है, तो आपको याद रखना चाहिए कि रोटर और स्टेटर कॉपर लॉस को सेपरेट करती है। ठीक है, दूसरा रोटर और स्टेटर कॉपर लॉस को कैसे सेपरेट करते हैं, तो रोटर और स्टेटर कॉपर लॉस को सेपरेट करने के लिए किसका यूज करेंगे, इक्विवेलेंट रोटर रेजिस्टेंस पर फेज R2 डैश एंड स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज। ठीक है, इनका यूज करेंगे और इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रोटर और स्टेटर कॉपर लॉस को टॉर्क लाइन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, सबको क्लियर है इतना। इसके बाद में एनी वैल्यू ऑफ लोड करंट, लोड करंट की किसी भी वैल्यू के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे मोटर की जो परफॉर्मेंस है उसकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज मान लीजिए कि ये जो अपना सर्कल डायग्राम है, ठीक है, अब ये तो मैक्सिमम वैल्यू करंट थी ISN, है ना, वो तो एक कभी आइडल कंडीशन में, कभी एक्सीडेंटली शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उस कंडीशन में उतनी करंट फ्लो हो सकती है, उससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो सकती। लेकिन जब हम मोटर को यूज कर रहे होंगे तो क्या उसमें इतनी करंट फ्लो हो रही होगी, नहीं, हमेशा करंट इससे क्या रहेगी, लेस रहेगी, है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कि अपनी जो मोटर है वो मोटर इस समय एक करंट ड्रॉ कर रही है वो, और मोटर एक लोड को ड्राइव कर रही है। मोटर क्या कर रही है, अभी एक लोड को ड्राइव कर रही है। बात समझ में आ रही है, अपनी जो मोटर है वो एक लोड को ड्राइव कर रही है और उसका स्टेटर इतना करंट ड्रॉ कर रहा है I1। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर किसको शो कर रहा है यहाँ पे, कि मोटर एक लोड को ड्राइव कर रही है और उस समय इनपुट करंट इतनी क्या कर रही है, वो ड्रॉ कर रही है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो नो लोड करंट है तो कांस्टेंट है, ये तो ऑलवेज फ्लो होने वाली करंट है, ये तो हमेशा फ्लो होते रहेगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस I1 के टू कंपोनेंट्स होते हैं, तो I1 के टू कंपोनेंट्स होते हैं, I नॉट प्लस क्या होता है, I2 डैश। तो I नॉट पता है हमको, तो यहाँ से जो ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वेक्टर शो करेगा किसको, I2 डैश को शो करेगा। ठीक है, कि जब मोटर किसी लोड को ड्राइव कर रही है उस समय वो I1 मैग्नीट्यूड की करंट ड्रॉ कर रही है, उसकी नो लोड करंट इतनी है और उसका जो रोटर करंट है I2 डैश उसका मैग्नीट्यूड इतना है। आई बात समझ में। अब यहां से यदि हम एक परपेंडिकुलर को ऐसा ड्रॉ करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या बताएगा, मोटर की एक्टिव पावर को बताएगा, कि इस समय जो मोटर पावर ले रही है वो पावर क्या कर रही होगी। तो पावर का इतना पार्ट कहाँ जा रहा होगा, फिक्स लॉस में जा रहा होगा। बात समझ आ रही है, पावर का इतना पार्ट कहाँ जा रहा होगा, फिक्स लॉस में। पावर का इतना पार्ट कहाँ जा रहा होगा, स्टेटर कॉपर लॉस में। पावर का इतना पार्ट कहाँ जा रहा होगा, रोटर कॉपर लॉस में। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जो O डैश A है उसको क्या बोले थे, आउटपुट लाइन। ठीक है, इसको क्या बोले थे अपन यहाँ पे, आउटपुट लाइन। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। बात समझ में आई, ये जो बचा हुआ भाग दिख रहा है, टोटल इनपुट पावर, टोटल इनपुट पावर कितनी है, तो यहां से लेके यहां तक ये इसकी क्या है, पावर है। ठीक है, उस पावर में इतना क्या हो गया, फिक्स लॉस हो गए। यहां से यहां तक क्या हुआ, स्टेटर कॉपर लॉस। यहां से यहां तक क्या हुआ, रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, और ये क्या है, आउटपुट लाइन है। तो ये जो वैल्यू है पावर की वो क्या शो कर रही है, रोटर की आउटपुट को शो कर रही है, कि रोटर का आउटपुट कितना होगा, मोटर का आउटपुट कितना होगा। बात समझ में आई। तो इसको नॉमिनेट करते हैं, फिर एक बार और समझते हैं उसको। तो यहाँ पे इसको माने हैं O, ठीक है, और इस करंट को यहाँ ले लेते हैं I1, इस पॉइंट को मान लिए हैं यहाँ पे L। ठीक है, तो OL इसकी करंट हो गई। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे जो है उसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये हो गया L की
ये पॉइंट है यहाँ पे जे, ये पॉइंट है यहाँ पे एन, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे एम, ठीक है, तो हो गया एल एम एन जे के, एम एन जे के, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इस प्रकार से हमने नॉमिनेट किया। तो उसमें नोट करिए, पहले उसमें लिखिएगा, नोट करिए, उसमें लिखिए यदि मोटर किसी लोड को ड्राइव करते हुए, यदि मोटर किसी लोड को ड्राइव करते हुए ओ एल ब्रैकेट में लिखिए I1, ब्रैकेट में लिखिए I1, ओ एल ब्रैकेट में I1 करंट ड्रॉ करती है, करंट ड्रॉ करती है, तो उसमें परपेंडिकुलर जे के, उसमें परपेंडिकुलर जे के फिक्स्ड लॉस कॉमा जे एन स्टेटर कॉपर लॉस, जे एन स्टेटर कॉपर लॉस, ठीक है, एम एन रोटर कॉपर लॉस, एन एल रोटर इनपुट, एन एल रोटर इनपुट, एम एल रोटर आउटपुट, एम एल रोटर आउटपुट एंड एल के टोटल मोटर इनपुट को शो करता है, टोटल मोटर इनपुट को शो करता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो यदि हमको इसका फ्लो डायग्राम पता है, पावर फ्लो पढ़े थे, तो पावर फ्लो पढ़े थे तो अपन क्या पढ़े थे, स्टेटर में क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, स्टेटर इनपुट होता है। स्टेटर इनपुट में से इसको लिख देते हैं यहाँ पे, स्टेटर इनपुट है ये, तो स्टेटर इनपुट में से क्या माइनस करते हैं, तो स्टेटर इनपुट में से आयरन, ठीक है, एंड कॉपर लॉस को माइनस करते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, रोटर इनपुट मिलता है। तो रोटर क्या मिलता है आपको, इनपुट मिलता है। रोटर इनपुट में से क्या माइनस करते हैं, तो रोटर कॉपर लॉस को माइनस करते हैं, तो क्या मिलती है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर मिलती है, जिसको ग्रॉस टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। इसमें से फ्रिक्शन लॉस को एंड विंडेज लॉस को माइनस करते हैं, तो क्या मिलता है अपने को, आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। तो यदि अपन देखें कि अभी जो मोटर में टोटल इनपुट है, ठीक है, यदि अपनी जो मोटर है वो मोटर क्या कर रही है, यहाँ पे V वोल्ट अप्लाई करने पे I मैग्नीट्यूड की, I1 मैग्नीट्यूड की करंट ले रही है, जो कि इस वोल्टेज से एक फिक्स्ड एंगल φ1 से क्या कर रही है, लैग कर रही है, ठीक है। तो V1 और वोल्टेज अप्लाई करने पर मोटर I1 मैग्नीट्यूड की करंट ड्रॉ कर रही है, ठीक है, जो φ1 एंगल से क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये एल के, ये क्या बताएगा, टोटल एक्टिव पावर मोटर कितनी ड्रॉ कर रही है, मोटर के द्वारा ड्रॉ की गई एक्टिव पावर को कौन शो करेगा, एल के शो करेगा। बात समझ में आई? दूसरा यदि अपन देखेंगे कि टोटल पावर इतनी मोटर ड्रॉ कर रही है, मतलब स्टेटर का क्या हो गया, वो इनपुट हो गया। अब यहाँ पे जो फिक्स्ड लॉसेस होते हैं उन फिक्स्ड लॉसेस को यहाँ पे माइनस करेंगे, तो फिक्स्ड लॉसेस को माइनस किए हैं तो किसको माइनस किए हैं, आयरन लॉस को माइनस किए हैं, ठीक है।
और जो ये फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस है, तो आयरन लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस को यहाँ पे माइनस कर दिया। बात समझ में आई? अब जो इसके बाद में यहां से यहां तक वैल्यू है, देखो ये किसको बता रहा था, स्टेटर कॉपर लॉस को, तो ये एन जे या जे एन वैल्यू जो है वो किसको बताएगा, स्टेटर कॉपर लॉस को। एम एन किसको बताएगा, रोटर कॉपर लॉस को बताएगा। ठीक है, इस लाइन को क्या बोले थे अपन, आउटपुट लाइन बोले थे। तो इस लाइन के ऊपर एल से लेके एम तक ये क्या बताएगा, आउटपुट को बताएगा। तो रोटर का इनपुट क्या होता है, तो रोटर का इनपुट होता है, ठीक है, जो आउटपुट प्लस कॉपर लॉस। ठीक है, यदि अपन देखेंगे कि ये रोटर का आउटपुट है, ये रोटर का क्या है, आउटपुट है, तो रोटर का आउटपुट क्या होता है, तो रोटर का आउटपुट में निकालना है। ठीक है, तो रोटर के आउटपुट में यदि अपन रोटर कॉपर लॉस को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, रोटर इनपुट। तो यदि अपन देखेंगे कि रोटर जो कॉपर लॉस है कहाँ है, ये रोटर कॉपर लॉस है, तो इस रोटर कॉपर लॉस में रोटर के आउटपुट को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, रोटर का इनपुट। तो एल से लेके एन तक ये किसको शो कर रहा है, रोटर के इनपुट को शो कर रहा है। अब इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मोटर की जो एफिशिएंसी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होती है, तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन क्या होता है, इनपुट होता है। ठीक है, तो यदि देखें आउटपुट कितना है, तो आउटपुट, ये जो आउटपुट लाइन है, इस आउटपुट लाइन के ऊपर आउटपुट है, तो आउटपुट क्या है, एल एम, ये आउटपुट है। और इनपुट क्या है, तो इनपुट एल के, अभी बताया था एल के क्या है, ये इनपुट है। तो ये क्या हो जाएगी, मोटर की एफिशिएंसी हो जाएगी, आउटपुट और इनपुट का क्या होगी, वो रेशियो होगी। अब इसके बाद में जो स्लिप होती है, स्लिप को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्लिप का फार्मूला आपको बताया था कि रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, स्लिप इनटू रोटर इनपुट होता है। ठीक है, तो यदि स्लिप निकालनी है तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, रोटर कॉपर लॉस अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, रोटर इनपुट लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, याद आ रहा है। ये फार्मूला लिख पाया था, बोला था आपको इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आता है कि रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, स्लिप इनटू रोटर इनपुट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि रोटर कॉपर लॉस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको रोटर कॉपर लॉस मिल जाएगा, तो ये रोटर कॉपर लॉस है एम एन, तो रोटर कॉपर लॉस है एम एन। रोटर इनपुट क्या है, तो रोटर आउटपुट प्लस कॉपर लॉस, तो क्या होता है रोटर इनपुट, तो एल से लेके एन तक ये क्या है, रोटर इनपुट है। तो ये किसको शो करेगा, उसकी स्लिप को शो करेगा। ठीक है, इसके बाद में यदि देखें इसका, यदि हमको पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर यदि अपने को कैलकुलेट करना है तो ये एंगल जो है, ये पावर फैक्टर एंगल है। ठीक है, ये पावर फैक्टर एंगल है। तो ये जो पावर फैक्टर एंगल है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने क्या होता है, लंब, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो कॉस फाई क्या होता है, बताइए, कॉस फाई पावर फैक्टर यानी क्या होता है, कॉस फाई, तो कॉस फाई क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आधार क्या हो जाएगा, ये लाइन किसके बराबर होगी, एल के, और कर्ण क्या हो जाएगा, ओ एल। ठीक है, तो एल के अपॉन क्या होगा, ओ एल, यानी कि बेस अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम, इसके पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मोटर की जो परफॉर्मेंस है उसकी परफॉर्मेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ लोड करंट विद हेल्प ऑफ सर्कल डायग्राम। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन लिखिए, कंप्लीट सर्कल डायग्राम, कंप्लीट सर्कल डायग्राम of an induction motor, of an induction motor can be drawn from, can be drawn, drawn, drawn from, first के ऑप्शन नो लोड टेस्ट डेटा, नो लोड टेस्ट डेटा,
only, no load test data only, blocked rotor test data only, blocked rotor test data only. Next, stator resistance data only, stator resistance data only. Next, no load, comma, blocked rotor and stator resistance test and stator resistance test. तो कैसे कर सकते हैं सर्किल डायग्राम को ड्रॉ, है ना? तो डी आएगा, लास्ट ऑप्शन आएगा। 3 टेस्ट से डेटा प्राप्त करते हैं, नो लोड टेस्ट से, ठीक है, ब्लॉक रोटर टेस्ट से और रेजिस्टेंस टेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पावर स्केल of circle diagram, power scale of circle diagram of induction motor is determined from blank खालिस्तान टेस्ट डेटा, ब्लैंक खालिस्तान टेस्ट डेटा, ठीक है। तो पावर स्केल किसको बोलेंगे, ये किसको शो कर रहा है बताइए, ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पे पावर को शो कर रहा है ना, ये फिक्स्ड लॉस पावर है, स्टेटर कॉपर लॉस है। तो ये जो स्केल हमको मिलता है ये कैसे मिलता है, ये कौन सी करंट है बताइए, शॉर्ट सर्किट करंट है, उसकी हेल्प से हमने इसको बनाया है यहाँ पे, है ना। बाकी किसी भी करंट पे जब कंपेयर करेंगे तो उसी की वैल्यू ले रहे हैं ना, ये रोटर कॉपर लॉस हो रहा है, स्टेटर कॉपर लॉस हो रहा है, फिक्स लॉस हो रहा है, ठीक है। तो किसकी हेल्प से हम पता करते हैं, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट, आंसर क्या आएगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, ठीक है। ISN क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से मिलती है। तो उसमें लिख लीजिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट डेटा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट डेटा, आंसर आएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट डेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the circle diagram of an induction motor, in the circle diagram of an induction motor, the diameter of the circle represent the, in the circle diagram of an induction motor, the diameter of the circle represent the, बताइए डायमीटर ऑफ सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, रोटर करंट, किसको शो करता है, रोटर करंट, बताया था ना शुरू में ही, इंपॉर्टेंट भी बता चुका हूं, एग्जाम में आता है ये। तो I2 डैश, रोटर करंट I2 डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, रोटर करंट I2 डैश को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट के क्वेश्चन, सर्कल डायग्राम of an induction motor, circle diagram of an induction motor can be used to determine, circle diagram of an induction motor can be used to determine its, first देखिए पावर फैक्टर, सेकंड
third output, fourth slip, third output, fourth slip, और फिफ्थ ऑल ऑफ these, ठीक है, क्या आएगा, ऑल ऑफ these। तो सर्कल डायग्राम से इंडक्शन मोटर का भी अपन देखिए क्या निकाल सकते हैं, आउटपुट आप पता कर सकते हो, पावर फैक्टर निकाल सकते हो, एफिशिएंसी, स्लिप, तो सभी चीजें आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इन द सर्कल डायग्राम of an induction motor, in the circle diagram of an induction motor, the vertical line drawn, drawn from the short circuit point to the diameter of the circle is divided by the torque line in the ratio, ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे R2 डैश अपॉन R1, दूसरा है यहाँ पे X2 डैश अपॉन X1, और है यहाँ पे Y2 डैश अपॉन X1, और है Y1 अपॉन X2, ठीक है, क्या आएगा, ए नंबर आएगा, ठीक है। अभी अपन पढ़े थे कि यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट पॉइंट है, इससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो किसको, डायमीटर ऑफ सर्कल को काट रही है। तो यहाँ पे इसको टॉर्क लाइन डिवाइड कर रही है, तो टॉर्क लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है, तो R2 डैश अपॉन R1, ये क्या होता है, रोटर कॉपर लॉस यानी R2 डैश, और ये क्या हो गया, R1, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको सर्कल डायग्राम से एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। Air gap, effect of increasing in air gap on power factor of induction motor, ठीक है। तो यदि एयर गैप को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट होगा। तो यदि अपन देखें यहाँ पे कि ये अपना रोटर है, सबको पता है, जिसको क्या बोलते हो सबको पता है, ये क्या है, एयर गैप है, और इसको क्या देते हैं, यहाँ पे अपन सप्लाई देते हैं 3 फेज, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो एयर गैप होता है इसका क्या होता है, रिलक्टेंस होता है, ठीक है। और ये रिलक्टेंस करता क्या है, तो रिलक्टेंस जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करता है, अपोज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को वीक कर देता है, उसको कमजोर कर देता है ना। तो ठीक उसी तरह होता है जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होता है, करंट डिक्रीज हो जाती है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस इंक्रीज होने से फ्लक्स डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यदि हम एयर गैप की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना, तो एयर गैप की वैल्यू को इंक्रीज करने पर इसका रिलक्टेंस इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे जो एयर गैप में फ्लक्स होती है वो फ्लक्स क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सेम फ्लक्स सेटअप करने के लिए इसको क्या चाहिए होगा, ज्यादा एमएमएफ चाहिए, एमएमएफ पढ़ चुके हो, एन इंटू आई होता है, तो इसको ज्यादा एमएमएफ चाहिए, यानी इसको ज्यादा करंट चाहिए, ठीक है। ज्यादा करंट चाहिए तो कौन सी करंट चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सेटअप करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट,
तो मोटर क्या करेगी, ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करेगी। और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कैसे हैं, रिएक्टिव कंपोनेंट है। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, रिएक्टिव कंपोनेंट यदि इंक्रीज होंगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, तो पावर फैक्टर उसका पुअर हो जाएगा। तो ये याद है, ये अपन पढ़े थे ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, कि ये ट्रांसफॉर्मर में क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर में नो लोड पे क्या होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। तो नो लोड करंट क्या होती है, इन दोनों का फैक्टर सम होती है, ऐसा पढ़े थे अपन यहाँ पे। तो ये नो लोड करंट है और ये इसका क्या है, पावर फैक्टर एंगल है, नो लोड पावर फैक्टर एंगल है कि नहीं। अब यदि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इंक्रीज होंगे, रिएक्टिव कंपोनेंट है, क्वाड्रेचर कंपोनेंट है, 90 डिग्री फेज डिफरेंस पे होते हैं। तो यदि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इंक्रीज होंगे, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इंक्रीज हुए, तो अब देखिए वर्किंग कंपोनेंट तो चेंज नहीं हुआ ना, वर्किंग उतना ही है। तो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर करंट का कहाँ पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। एंगल बढ़ने से पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो एयर गैप अपन पढ़े थे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में एयर गैप कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, तो अपन पढ़े थे कितना होना चाहिए, 0.3 से लेके 1.5 mm तक उसमें एयर गैप होता है। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा इंडक्शन मोटर का एयर गैप मिनिमम 0.3 mm से 1.5 mm तक होना चाहिए। नेक्स्ट ये इंडक्शन मोटर का एयर गैप इंक्रीज करने पर, इंडक्शन मोटर का एयर गैप इंक्रीज करने पर उसका रिलक्टेंस इंक्रीज होता है। उसका रिलक्टेंस इंक्रीज होता है, इससे फ्लक्स डिक्रीज होती है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होती है। सेम फ्लक्स सेटअप करने के लिए, सेम फ्लक्स सेटअप करने के लिए, समान फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए या सेम फ्लक्स सेटअप करने के लिए मोटर लार्ज मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करती है, लार्ज मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करती है। इससे पावर फैक्टर डिक्रीज होता है, इससे पावर फैक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ओके, समझ में आया सबको, उसको नोट कर लीजिए।